प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड की खान सचिव पूजा सिंघल को भेजा नोटिस। कल से होगी पूछताछ। ईडी ने आज भी उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार से की पूछताछ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में। चौथे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया पूरी। विधायक बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में हुई सुनवाई। आपत्तियां खारिज सदस्यों को लेकर संवैधानिक बिंदुओं पर होगा विचार। और 3 जन सुरक्षा योजनाओं के 7 साल पूरे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, बीमा और पेंशन तक आम आदमी की पहुंच हुई आसान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और समाचार विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के छापे के बाद सुर्खियों में आई झारखंड की खान सचिव पूजा सिंघल पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने इस मामले में खान सचिव पूजा सिंघल को नोटिस जारी किया है। आईएएस पूजा सिंघल को कल ईडी के सामने पेश होना है, जहां उनसे सवाल जवाब किया जाएगा। इससे पहले आज ईडी की विशेष टीम पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार को सेफ हाउस से लेकर प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय ऑफिस पहुंची, जहां उनसे पूछताछ की गई। वहीं सीए सुमन कुमार के परिवार के अन्य सदस्यों से भी ईडी के अधिकारियों से पूछताछ की, जबकि ईडी के निर्देश पर पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा भी आज दूसरे दिन ईडी कार्यालय पहुंचे, जहां उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इधर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद समीर उरांव ने आज झामुमो नेता के आदिवासी मुख्यमंत्री से संबंधित टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। श्री उरांव ने कहा कि हेमंत सोरेन ने अपने कारनामों से यह साबित कर दिया कि वे पूरी तरह से आदिवासी विरोधी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ नाम के आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, काम के नहीं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जी का पूरा कार्यकाल आदिवासी विरोधी निर्णयों से भरा हुआ है। इनके कार्यकाल में आदिवासी समाज पूरी तरह ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उधर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय और चुनाव आयोग की कार्रवाई को झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर पूरे देश में तारीफ मिल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना दामन बचाने के लिए इसका टिकरा भाजपा पर फोड़ रहे हैं। श्री दुबे ने आज देवघर में कहा कि मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है सरकार, भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये भारतीय जनता पार्टी पिछले 2-2.5 साल से लगातार कह रही थी जब से ये सरकार बनी है। और जिस तरह से 20 करोड़ रुपया पकड़ाया है, भारतीय जनता पार्टी की कही हुई बात सही हो गई। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे सभी सलाखों के पीछे होंगे। और बाबा बैद्यनाथ जी से यही प्रार्थना है कि जल्दी से इस सरकार से मुक्ति दिलाइए झारखंड को, जिससे कि विस्थापन, पलायन, गरीबी, भ्रष्टाचार और जो लोगों को रोजगार का साधन है वो सारा जो है मुहैया करा पाए। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति के सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर संवैधानिक संस्थाओं और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। श्री भट्टाचार्य ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विधानसभा अध्यक्ष पर सवाल उठाने वाले विधायक बाबूलाल मरांडी और उनकी टीम आजकल कहां है, इसकी सभी को जानकारी मिलनी चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने आरोप लगाया है कि झारखंड सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूब चुकी है, जिसका ताजा उदाहरण पूजा सिंघल आईएएस के प्रकरण में दिखाई दे रहा है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में श्री मेहता ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति की जांच कराने की मांग की है। सबको लेकर के सिंघल का मामला आया है सामने, ईडी का जो रेड हुआ और उसके सीए और उसके पति के आवाज से 19 करोड़ 31 लाख रुपया निकला है। अभी तक ईडी ने केस दर्ज नहीं किया, तो पहली हमारी मांग है कि ईडी केस दर्ज करे। दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी की मांग है कि पूजा सिंघल के जब से अभी तक जहां जहां भी रही है तमाम इसके कार्यकाल के हुए भ्रष्टाचार का जांच किया जाए। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री
अर्जुन मुंडा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और अधिकारिता मंत्रालय की कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा हुई। इस दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के शीर्ष अधिकारी उपस्थित रहे। मौके पर श्री मुंडा ने जिला स्तर के पदाधिकारियों को निरंतर समीक्षा करके निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि न्याय दिलाने के लिए उन्हें संवेदनशील होना जरूरी है, साथ ही संविधान एवं कानून के प्रति सजग होकर उसके अनुपालन के लिए ठोस कदम उठाएं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर एक दिन पहले इंडिगो के कर्मियों ने एक दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट पर चढ़ने से इसलिए रोक दिया कि वह घबराया हुआ था। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री को ट्वीट किया गया था। इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं, वहीं इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरलाइन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने आज ट्वीट में लिखा है कि इस तरह के बर्ताव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी इंसान को इस तरह की परिस्थिति से नहीं गुजरना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे खुद इस मामले की जांच कर रहे हैं, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर विभिन्न जिलों में सरगर्मी बढ़ गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रमों के अनुसार पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उम्मीदवार कल और परसों अपने नाम वापस ले सकेंगे। चौथे चरण में राज्य के 23 जिलों के 72 प्रखंडों में 18,920 पदों के लिए 27 मई को मतदान होगा। इनमें जिला परिषद के 159 पंचायत समिति सदस्य के 1,487, मुखिया के 1,299 और ग्राम पंचायत सदस्य के 15,875 पद शामिल है। रांची जिला प्रशासन ने प्रथम चरण के पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। आज उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी छवि रंजन ने प्रेस वार्ता के माध्यम से चुनाव की तैयारियों की जानकारी ली। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी छवि रंजन ने पत्रकारों को बताया कि रांची जिले में प्रथम चरण के पंचायत चुनाव के लिए कुल 648 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 14 मई को सुबह 7 बजे से सभी मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि इसकी मतगणना 17 मई को सुबह 8 बजे से होगी। 14 तारीख को प्रथम चरण का मतदान है, सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक, और 17 तारीख को मतगणना जो है वो 8 बजे से शुरू होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 13 मई को चुनाव सामग्रियों का आवंटन होगा और निर्वाचन के पश्चात 17 मई को बाजार समिति पंडरा में बैलेट बॉक्स जमा किए जाएंगे। पंडरा के कैंपस में जमा किया जाएगा और 17 को जो मतगणना होनी है उसके लिए स्ट्रॉन्ग रूम और मतगणना की सारी तैयारियां जो है वो भी कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा में की गई। इधर रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान उत्कृष्ट सुरक्षा व्यवस्था देने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि हर एक बूथों पर पर्याप्त पुलिस बलों की उपस्थिति रहेगी। कुछ ऑपरेशन फोर्स की भी अनुमति हम लोगों ने मांगा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ऑपरेशन फोर्स के तहत उन नक्सली इलाकों में भी चुनाव व्यवस्था को शांतिपूर्ण संपन्न कराया जा सके, जो कि भविष्य में नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। देश के विकास और अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने में गांव की सरकार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। निर्वाचन आयोग की भी कोशिश होती है कि इसे ज्यादा से ज्यादा निष्पक्ष और ईमानदार तरीके से संपन्न कराया जा सके। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर संदर्भ में आज पलामू समाहरणालय स्थित सभागार में प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी और डीआईजी राजकुमार लकड़ा की संयुक्त अध्यक्षता में मेदिनीनगर में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में पलामू प्रमंडल के जिलों एवं झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में विधि व्यवस्था की समीक्षा की गई। इसमें पलामू प्रमंडल के जिलों में पंचायत चुनाव के मद्देनजर अंतर्राज्यीय सीमा पर विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरतने और सीमावर्ती अंतर्राज्यीय जिलों के पदाधिकारियों को समन्वय स्थापित करते हुए विधि व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया गया।
इधर गोड्डा जिले में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। न सभी तरह की तैयारियां कर रहा है। गोड्डा के उपायुक्त ने निर्देश दिया कि किसी भी प्रत्याशी के खर्च के ब्यौरे में उनके द्वारा विज्ञापन पर किए गए सारे खर्च को भी जोड़ लिया जाए। अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी ऋतुराज ने बताया कि प्रत्याशी विज्ञापन पर होने वाले खर्च पर निगरानी के लिए एक समिति भी गठित की गई है। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3,207 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 3,410 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में 3,207 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,410 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.74% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.82% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 0.95% दर्ज किए गए। इधर झारखंड में कोरोना की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड 2 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस अवधि में 7 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 2 नए मरीजों में पहला देवघर और दूसरा धनबाद से है। राज्य में फिलहाल सक्रिय संक्रमितों की संख्या 37 है। इनमें रांची के 21 सक्रिय मरीज शामिल हैं। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 1,90,34,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। विरोधी टीके लगाए जा चुके हैं। बीते दिन 13.5 लाख से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आज विधानसभा परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में नई तकनीक से जुड़े एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। मौके पर विधानसभा के कई अधिकारी और पदाधिकारी उपस्थित थे। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के ट्रिब्यूनल ने 10वीं अनुसूची के तहत राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के विरुद्ध दल बदल के एक मामले में आज सुनवाई की। मामले में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और दीपिका सिंह पांडे की ओर से 10वीं अनुसूची में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ याचिका दायर की गई है। विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष बाबूलाल मरांडी का पक्ष रख रहे अधिवक्ता RN सहाय ने बताया कि इस मामले की शिकायत 10 महीने बाद की गई है, जो मान्य नहीं होना चाहिए। 10 महीने के डिले के बाद ये सारे चारों केस फाइल हुए। दीपिका पांडे सिंह और प्रदीप यादव, बंधु तिर्की, ये सब जनवरी 2021 में केस किए हैं, जबकि विलय हुआ था JVMP का 11 फरवरी 2020 को बीजेपी के साथ। तो इतने लंबे अंतराल के बाद केस करना कोई माने नहीं रखता, कोई औचित्य नहीं। रांची सिविल कोर्ट के आज त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या मामले में सजा सुनाई है। कोर्ट के न्यायायुक्त MK वर्मा की अदालत ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्या के दोषी सुभाष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले अदालत ने पिछले दिनों इस मामले में सुभाष को दोषी करार दिया था।
केंद्रीय वक्फ परिषद की टीम झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर है। आज इस टीम ने राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाफिजुल हसन से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान टीम सदस्यों की राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के साथ अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर लंबी चर्चा हुई। इसके बाद टीम राज्य के हज हाउस स्थित वक्फ कार्यालय पहुंची। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में टीम के सदस्य मोहम्मद नौशाद ने उम्मीद जताई कि जल्द ही वक्फ बोर्ड पर का पुनर्गठन कर लिया जाएगा। यहाँ का मुसलमान का सोशल कंडीशन, एजुकेशनल कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन, इट इज वेरी पैथेटिक है, ए बिलो एक्सपेक्टेशन में है। हमारा भारत सरकार का स्लोगन ये है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमारा लक्ष्य ये है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का एम है केंद्रीय वक्फ परिषद का एम है अपलिफ्टमेंट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। केंद्र सरकार की 3 महत्वाकांक्षी पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना के आज 7 साल पूरे हो गए। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि इन तीनों जन सुरक्षा योजनाओं से बीमा और पेंशन तक आम आदमी की पहुंच सुगम हुई है। आज ही के दिन 7 साल पहले सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी। इन तीनों योजनाओं ने जन सुरक्षा कवच को आम आदमी तक उसकी पहुंच को आसानी से पहुंच तक बनाने में अपनी अहम योगदान दिया है। बीते 7 सालों में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 12 करोड़ 76 लाख लोगों को जीवन बीमा की सुविधा का लाभ मिला। इसी तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 28 करोड़ से ज्यादा लोग दुर्घटना बीमा कवच का लाभ ले चुके हैं। जीवन की सांझ में एक बड़ा सहारा बने अटल पेंशन योजना में 4 करोड़ से ज्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं। महिलाओं की सुविधा के लिए राज्य भर के विभिन्न थानों में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। गोड्डा जिले के भी 7 थाने में महिला प्रताड़ना को रोकने के लिए अलग से महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। अब गोड्डा में भी अपनी शिकायत लेकर थाना पहुंचने वाली महिलाओं को परेशानी नहीं होगी। जिले के 7 थानों में महिला प्रताड़ना पर अंकुश को लेकर अलग से महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई। वहीं पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीना ने महिला पुलिस पदाधिकारियों के बीच स्कूटी और टैब का भी वितरण किया। गोड्डा जिला के 7 पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत करने का दिशा निर्देश प्राप्त हुआ था। पीपीआरएमडी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इन 7 महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूरे देश में निर्भया फंड के तहत सभी थानों में कई तरह की आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि महिलाओं से संबंधी तमाम मामले का त्वरित निष्पादन हो सके। महिला हेल्प डेस्क का जो मुख्य रोल होगा, ये वन सेंटर होगा जो महिलाओं से संबंधित किसी भी कोई भी मामला आएगा संबंधित थाना का या आसपास के किसी भी थाना का, ये वो पीड़ित महिला है या जिनकी कोई भी शिकायत है वो महिला हेल्प डेस्क में आ सकती है, वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। पहले गोड्डा जिले में सिर्फ एक स्थान पर ही महिला थाना था, लेकिन अब कुल 7 महिला थाने में महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था हो जाने से निश्चित रूप से महिला शिकायतकर्ताओं को बड़ी सहूलियत होगी। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान आसानी का झारखंड के कुछ जिलों में आंशिक असर दिखने की संभावना है। मौसम केंद्र की ओर से 11 और 12 मई को बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अभी जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से इसकी तट से टकराने की संभावना बहुत कम है और ये वहीं से तट के पास में ही रहेगा और कमजोर होता रहेगा और 10 तारीख के बाद से ये रिकर्व करेगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में और कमजोर होता हुआ ये फिर समुद्र में ही खत्म हो जाएगा। तो इसके असर से जो है कि आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और बंगाल में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी और झारखंड में भी इसका आंशिक असर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि मौसम पूर्वानुमान अगले 5 दिनों का, तो 9 और 10 में झारखंड में 1-2 स्थानों पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है और 11 और
तारीख से जो असनी है इसका जो क्लाउड बैंड है, बादलों का समूह, उसका झारखंड की ओर वो अग्रसर होंगे और जो मॉइस्चर फीडिंग है वो बंगाल की खाड़ी से झारखंड की तरफ होगी। इसकी वजह से 11, 12, 13 ये 3 दिन आपको झारखंड में कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में देखने को मिलेगा। और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के समय हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की भी देखने को मिल सकती है। इधर जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडियन ओपन जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में कुल 68 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। एथलेटिक्स इंडिया फेडरेशन और टाटा स्टील की ओर से संयुक्त रूप से जमशेदपुर में नेशनल जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता की जा रही है। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी का कहना है कि हॉकी, फुटबॉल, तीरंदाजी की तरह एथलेटिक्स को भी बढ़ावा देना जरूरी है। इसके तहत हम लोग चाह रहे थे कि एथलेटिक्स को भी आगे बढ़ाएं। जैसे हॉकी, फुटबॉल हम लोग बहुत आगे लेते हैं, आर्चरी को आगे ले रहे हैं, एथलेटिक्स को भी आगे बढ़ाना चाहिए। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आदिले सुमरीवाला का कहना है कि पहले इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हर राज्य से सिर्फ 2-2 खिलाड़ी ही भाग ले सकते थे, लेकिन अब हर राज्य से 5 से 10 खिलाड़ी भी आ सकते हैं। नेशनल चैंपियनशिप तो होती है जहाँ सब इवेंटें होती है, जहाँ पे हर स्टेट से 2-2 एथलीट आते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत एथलीट है। जैसे 100 मीटर्स में 200 एथलीट आए थे जब 100 मीटर की हुई थी, तो हर स्टेट से 5, 10, 15 सब आ सकते हैं। ओलंपिक में भारत के नीरज चोपड़ा द्वारा जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अब गांवों में भी जैवलिन के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। जैसे हम सचिन बनेंगे, अभी बच्चे बोलते हैं हम नीरज बनेंगे, तो बहुत ही फर्क पड़ता है इसमें। और जो असली फर्क दिखता है वो गाँवों में दिखता है। जैसे हरियाणा में है, नॉर्थ में है, यूपी में है, बिहार में है, बड़ा दिख रहा है। जैवलिन और एथलेटिक्स को लेकर झारखंड के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के खिलाड़ियों में खासी रुचि देखी जा रही है। इससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर सामने आएंगे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। लोहरदगा जिले के कुरू थाना क्षेत्र के जीमा चटकपुर गांव में आपसी विवाद में भाजपा के बूथ अध्यक्ष रतन महतो को कल देर रात करीब 2 बजे गोली मार दी। बाद में कुरू अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। जमीन विवाद में गोली मारे जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। राज्य में 24 जिलों के लिए फूड टेस्टिंग वैन देने की योजना बनाई गई है, जिसके तहत फिलहाल 10 नए फूड मोबाइल टेस्टिंग वैन दिए जा रहे हैं। 10 नए वैन आने के बाद झारखंड में 13 मोबाइल टेस्टिंग वैन उपलब्ध होंगे। इन्हें अलग अलग जिलों में भेजकर रैंडम टेस्टिंग अभियान चलाया जाएगा, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों से सहयोग भी लिया जाएगा। वहीं सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। बोकारो जिले की पुलिस ने बंद पड़े खदान से 2 आदिवासी युवकों का शव बरामद किया है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि दोनों युवकों की हत्या कर शव को खदान में डाल दिया गया था। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने नाबार्ड द्वारा संचालित झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के सोलर युक्त बैंक ऑन व्हील्स को समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाई। इस वाहन के जरिए ग्राहकों को कई प्रकार की सुविधा दी जाएगी। इसके अंतर्गत पासबुक, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, पीओएस, डेबिट कार्ड सहित अन्य सुविधा शामिल है। सरायकेला खरसावां जिले में कांडरा मार्ग पर आज तड़के 3:30 बजे सरायकेला थाना अंतर्गत संजय ग्राम फौजी ढाबा के समीप एक बाइक सवार की रेलिंग से टकराकर मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान कुलाबेरा निवासी 21 वर्षीय विजय मंडल के रूप में हुई है। पलामू जिले के चुकरू पंचायत में लगाई गई आरओ वाटर मशीन से पानी निकलने का ग्रामीण आज तक इंतजार कर रहे हैं। इस गांव का पानी पूरी तरह फ्लोराइड युक्त है। गांव के कई लोग फ्लोराइड जनित बीमारी की चपेट में हैं। अभी स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है। लोगों ने फ्लोराइड मुक्त पानी के लिए प्रशासन से सहयोग की अपील की है। पलामू जिले के विश्रामपुर थाना क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की एक महिला डांसर का शव फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला। डांसर के साथ रहने वाले सभी लोग फरार हैं। महिला डांसर छत्तीसगढ़ के सरगुजा की रहने वाली थी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के रांची टाटा हाईवे पर मुरवा गांव के समीप आज सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान बुंडू निवासी गुरुचरण महतो और तमाड़ निवासी मनसा महतो के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार बाइक सवार युवकों ने कोयला लदे ट्रक को टक्कर मार दी। दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक तेज रफ्तार में थी। धनबाद के कतरास के सब्जी पट्टी रोड पर अतिक्रमण कर रहे दुकानदारों के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई। सड़क पर अतिक्रमण कर रहे दुकानदारों को स्थानीय प्रशासन की ओर से नोटिस दी गई है और दुकान हटाने का निर्देश दिया गया है। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 14 से 16 मई तक युवा सदन का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता अभय सिंह का चयन हुआ है। मालूम हो कि युवा सदन एक सामाजिक संस्था है जो युवाओं में राजनीतिक चेतना जगाने और नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए कार्य करता है। गर्मी के मौसम में गर्म हवा और बढ़े हुए तापमान से लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में देवघर में राहगीरों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संकल्प शाखा की ओर से अमृतधारा प्याऊ की व्यवस्था की गई है। भीषण गर्मी के बीच देवघर जिलावासियों के लिए यह अमृतधारा प्याऊ राहगीरों के लिए बड़ी मददगार साबित होगी। प्याऊ का संचालन करने वाली संकल्प संस्था की अध्यक्ष आरती शर्मा का कहना है कि चिलचिलाती धूप में लोगों को राहत देने के लिए यह व्यवस्था की गई है। संकल्प महिला के द्वारा भवन के पास संकल्प संस्था की ओर से पिछले कई वर्षों से गरीब और कमजोर तबके की मदद के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और उस चिलचिलाती गर्मी से जो राहत उन्हें मिलेगी तो फिर संकल्प फैमिली के लिए इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती है। तो ये एक प्रयास है कि हम और अच्छा कार्य कर सकें और गरीबों को और ज्यादा मदद पहुंचा सकें। अमृतधारा प्याऊ के माध्यम से न सिर्फ गरीब सब्जी वाले, ठेला रिक्शा चालक और अन्य राहगीरों को राहत देने की कोशिश की गई है, बल्कि बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड की खान सचिव पूजा सिंघल को भेजा नोटिस। कल से होगी पूछताछ। ईडी ने आज भी उनके पति अभिषेक झा स्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में। चौथे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया जारी। विधायक बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में हुई सुनवाई। आपत्तियां खारिज सदस्यता को लेकर संवैधानिक बिंदुओं पर होगा विचार। और 3 जन सुरक्षा योजनाओं के 7 साल पूरे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा बीमा और पेंशन तक